स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन चलिए हम लोग देख लेते हैं। आज आपका उर्दू का पेपर था, क्लास 10th का बोर्ड का। तो आज हम लोग इसी पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग मैच कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं या आंसर आपको किस तरह से लिखने थे। तो मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल है ये सेट 4 है। ठीक है, सबके सेट अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। बहुत कम से ऐसा होता है कि क्वेश्चन चेंज हो, वरना बस सीरीज़ आगे पीछे होती है, क्वेश्चन सेम रहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या था आज हमारा। पहले तो यहाँ पे आपको जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिसमें आपको कहा गया भाई देख लीजिए कि आपके पेपर में 8 सफ़ा हैं या नहीं। अगर सफ़ात 8 से कम हैं या ज़्यादा है तो आप उसके लिए अपने पेपर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाकी सारे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, है ना, कि ये जो आपका ये सवालनामा है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें सवालात जो है टोटल 19 हैं, है ना। कोई भी सवाल यानी जैसे भी जो भी सवाल होगा सबके नंबर और उनका सीरियल नंबर और उसके कितने मार्क्स का है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ लिखी हुई हैं। इसके अलावा ये आपको दिया गया है कि भाई सवालनामा पढ़ने के लिए, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसे पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, है ना। सुबह यानी आपको सवालनामा जो है 10:15 पे मिल जाएगा और उसके बाद 10:15 से 10:30 तक आप इसे पढ़ेंगे और उसके बाद आप इसे लिखना शुरू करेंगे। यह इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में भी दिए गए थे। ये देखिए, ये आपका उर्दू कोर्स बी है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे, आंसर्स, क्वेश्चन, सब चीज़ों को कि आपको कैसे करना था। कोई भी चीज़ हम लिख के नहीं देखेंगे ना, क्योंकि अब टाइम भी इतना नहीं है और अब लिख कर कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको सब चीज़ें दी होती हैं कि कितने मार्क्स का है, कितने टाइम का है ना। ये चीज़ें यहाँ आपको दी हुई थी, आप लोग ने देख ली होगी। ये आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होता है, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, कि भाई ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है और टोटल 19 सवाल हैं। ठीक है, हिस्से अलिफ में इबारत है, इबारत दी गई है आपको, यानी इक़्तिबास दिए गए हैं। उसमें आपका दरसी और गैर दरसी दोनों इक़्तिबास दिए गए हैं। उसके जो भी सवाल हैं आप उसे करेंगे। अगर हम हिस्सा बा की बात करें तो इसमें इंशाइया, पर्दाजी और जो आपके कवायद यानी ग्रामर है उससे सवाल पूछे गए हैं। और हिस्सा जीम की अगर हम बात करें तो इसमें आपके दरसी किताब से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे लास्ट एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने ये दिया है कि हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब दें। यानी हर सेक्शन में आपको कोई ना कोई हिदायत दी होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल करने थे। जैसे यहाँ सेक्शन ए बात करें तो ये 10 मार्क्स का था, हिस्सा अलिफ 10 नंबर का। इसमें देखिए यहाँ सबसे पहले आपको सवाल दिया गया था कि भाई गैर दरसी इक़्तिबासात दिए गए हैं, आपको 2 दिए गए हैं, इसमें से किसी एक को गौर से पढ़ना है और उससे पूछे गए सवालों के जवाब आपको लिखने थे। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक नसरी इक़्तिबास था, इसके आपके 5 सवाल थे। ठीक है, इसके बाद ये आपका यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये आपका शेरी इक़्तिबास है और इसके भी यहाँ पे आपको 5 सवाल दिए गए थे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कि इक़्तिबास में क्या सवाल दिए गए थे। तो देखिए सब इसमें दिया गया था सबसे बड़ा जानवर किसे कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इक़्तिबास पढ़ना ज़रूरी था, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डायनासोर की दरियाफ्त से पहले हाथी को दुनिया का सबसे बड़ा जानवर समझा जाता था। तो आई बात समझ में कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर वैसे कौन सा है, डायनासोर है। लेकिन असल में अगर हम बात करें तो किसको समझा जाता था, तो आप लिखेंगे हाथी। ठीक है, क्योंकि आपका सवाल है सबसे बड़ा जानवर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब दुनिया में डायनासोर नहीं पाया जाता है, इसलिए अब चौपाए जानवर, चौपाए किसे कहते हैं, जिनके 4 पैर होते हैं। ठीक है, चौपाया जानवरों में हाथी को सबसे बड़ा जानवर समझा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, हाथी। ठीक है, इसके 2 लंबे लंबे दांत बाहर की तरफ निकले रहते हैं, इन दांतों से वो खाने का काम नहीं लेता, ये सिर्फ दिखाने के होते हैं। यानी कि हाथी के जो दांत है आगे के, वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। इसलिए कहावत मशहूर है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और आप लोग ने ये कहावत सुनी होगी, कहते हैं हाथी जंगलों में गोल बनाकर रहते हैं, गोल मतलब झुंड, है ना, गोल बनाकर रहते हैं और हिफाजत के ख्याल से अपने बच्चों और बूढ़े हाथियों को झुंड के बीच में रखते हैं। यानी कि हम कहें अगर उनका इस तरह से झुंड है तो बीच में बूढ़े और बच्चे रहेंगे और ये साइड में जो उनके होंगे वो बड़े बड़े हाथी होंगे। ठीक है, जो जवान हों। जब उन्हें ख़तरा महसूस होता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ते हैं और एक साथ दुश्मन पर हमला करते हैं। हाथी पालना आम आदमियों के बस की बात नहीं है, इसकी खुराक और देखभाल का खर्चा दौलतमंद ही बर्दाश्त कर सकते हैं।
क्लियर हो गया, ये था आपका इख्तिबास। तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा जानवर किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं हाथी को। लिखते हैं हाथी के दांतों के बारे में क्या बताया गया है, तो आप बता सकते हैं कि भाई हाथी के 2 बड़े बड़े दांत होते हैं जिनसे वो खाने का काम नहीं लेता है। लिखते हैं इस इख्तिबास में किस कहावत का जिक्र किया गया, तो आप बता सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। अगला क्वेश्चन है जंगल में गोल बनाकर रहने की क्या वजह बयान की गई है, तो आप बता देंगे कि हिफाजत के पर्पस से, है ना, हिफाजत के लिए कि वो अपने बच्चों और अपने बूढ़ों की हिफाजत कर सकें, इसलिए वो गोल बनाकर रहते हैं। आखिर क्वेश्चन था आपका हाथी का पालना आम आदमियों की बस की बात क्यों नहीं है, तो आप बता देंगे कि भाई उसके खाने का और रहने का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जो आम आदमी नहीं उठा सकता। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, ये आपका नसरी नहीं बल्कि शेरी इख्तिबास है। पहला हमने नसरी पढ़ लिया, ये आपका शेरी इख्तिबास है, तो इसको देखते हैं। गया दिन हुई शाम आई है रात, यानी अब दिन चला गया है, शाम हो गई है और अब क्या आ गई है, रात आ गई है। खुदा ने अजब शय बनाई है रात, यानी खुदा ने एक अजब ही शय, एक अच्छी और हम कह सकते हैं एक बिल्कुल अलग नई चीज़ बनाई है रात। क्यों बनाई है, तो देखिए कहते हैं ना हो रात तो दिन की क्या पहचान, यानी कि अगर रात नहीं होगी तो दिन की कोई पहचान है नहीं है, सारा दिन फिर दिन ही दिन रहेगा। ठीक है, आगे लिखते हैं उठाए मज़ा दिन का इंसान क्या, यानी अगर रात ना होती तो फिर इंसान दिन का मज़ा कैसे उठाता, पढ़ाई लिखाई काम स्कूल कुछ, मतलब कोई भी चीज़ एक शेड्यूल से नहीं होती, है ना। हुई रात कलत छुट्टी काम से, यानी कि जैसे ही रात होती है फ़ौरन हम लोगों को छुट्टी मिल जाती है काम से, हम लोग आ जाते हैं घर, बातें करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, है ना। खामोशी सी छाई सरे शाम से, यानी जैसे ही मगरिब का वक्त होता है फ़ौरन ही खामोशी छा जाती है ना। आगे बोलते हैं मुसाफिर ने दिन भर किया है सफ़र सरे शाम मंजिल पे खोली कमर, यानी कि अब मुसाफिर जो है उसने सारा दिन सफ़र किया है, यानी हम लोग क्या है, मुसाफिर हैं। कुछ आप स्कूल जा रहे हैं, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मम्मी पापा अपने काम कर रहे हैं, सब लोग यानी सब मुसाफिर हैं, सब कोई ना कोई सफ़र कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन दिन भर काम करने के बाद जब रात होती है, जब शाम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, आराम से आते रिलैक्स करते हैं, है ना। कमर खोलने का मतलब क्या, रिलैक्स करना, आराम करना। अंधेरा उजाले पे गालिब हुआ, यानी उजाले के ऊपर क्या छा गया है, अंधेरा छा गया है। हर एक शख्स राहत का तालिब हुआ, यानी हर इंसान को क्या मिला, राहत मिली। ठीक है, अब इसमें पहला सवाल था अजब शय किसे कहा गया, तो आप लिख सकते हैं रात को। रात से किसकी पहचान है, दिन की, है ना। खामोशी कब से छा जाती है, तो आप सरे शाम लिख देंगे इसका आंसर। मुसाफिर के क्या माने हैं, इंसान, काम करने वाला, है ना, इस दुनिया में रहने वाले इंसान जो मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं। आगे लिखा है अंधेरे के गालिब होते ही क्या हुआ, तो अंधेरे के गालिब होते ही रात आ गई, है ना। आसान, तो इस तरह के उम्मीद करती हूँ सारे सवाल आप लोगों ने कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दरसे इक़्तिबास दिए गए हैं 2, इसमें से कोई एक आपको करना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका इक़्तिबास है लिखा है आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी। ठीक है, उस आग का नहीं जो हमारे घरों में जलती है, यानी वो वाली आग नहीं जो हमारे घरों में हम जलाते हैं, ये एक और ही आग थी जो बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझ गई। शायद ये वो चीज़ थी जिसे हम बिजली कहते हैं, लेकिन कभी ना कभी दुनिया आग का गोला थी ज़रूर, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। ठीक है, और हमारी ज़मीन पर अब भी आतिशफ़शा पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं, यानी कि ज्वालामुखी आता है ना, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप बता सकते हैं कि ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं किससे लिया गया है, आदमी की कहानी से। इसी के साथ देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस सबक के मुसन्निफ़ का क्या नाम है, तो आप बता सकते हैं कि भाई इसके मुसन्निफ़ कौन है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब है ना। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है आलिम क्या कहते हैं, तो आपका ऊपर ही पहली लाइन में कि आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया आग का गोला थी, है ना। दुनिया के कभी आग के गोले होने की क्या वजह बताई गई है, ये वजह बताई गई है कि भाई हमारे आज भी, है ना, आज भी हमारी ज़मीन पर आतिशफ़शा पहाड़ मौजूद हैं जो जब चाहे आग उगल देते हैं। दूसरी चीज़ ये भी बताई गई है कि हमें ऐसे लाखों करोड़ों आग के गोले जो है आसमान में चक्कर काटते दिखाई देते हैं, है ना। आतिशफ़शा पहाड़
क्या करते हैं? तो आप बता सकते हैं कि भाई वो जब चाहे तब आग उगल देते हैं ज़मीन पर, यानी कि ज्वालामुखी आ जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपकी गालिब की गज़ल है। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात करनी नहीं आती। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। है ना। तो ये गज़ल है, ये मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ डिस्कस करने की ऐसी कोई ख़ास मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। अब यहाँ देखिए लिखा है, इस गज़ल के शायर का नाम लिखिए। तो आप बता सकते हैं गालिब है ना। उम्मीद भर ना आने का मतलब क्या है? कोई भी जो हम मुराद मांग रहे हैं, जो हम दुआ कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है। शायर को रात भर नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि भाई उसे मौत का डर सताता रहता है कि भाई हमें मरना है। तो कहते हैं हंसी किस बात पे आती थी? अपने हाले दिल पे आती थी। है ना। इसके बाद यहाँ लिखा है आखिरी शेर में, शायर किससे बात कर रहा है? तो अपने आप से बात कर रहे हैं। है ना। अपने आप से ही तो बात कर रहे हैं ना। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप को ही तो कह रहे हैं ना। गालिब उन्हीं का ही तो तखल्लुस था। तो इस तरह से ये आपका हिस्सा अलिफ यानी सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो देखिए हिस्सा बी जो है आपको पता है ग्रामर का है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, हिदायत में कहते हैं सवाल 3 से सवाल 6 तक के 4 सवाल दिए गए हैं। है ना। 4 सवाल दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं और हर किसी के जो नंबर हैं वो 2-2 हैं। तो आपको सवाल 4 दिए गए हैं, करने 3 हैं। तो देखिए पहला आपको सवाल दिया गया है कि यहाँ पे दर्ज ज़ेर में से सिर्फ 2 के वाहिद, यहाँ लिखा है 2 अल्फाज के वाहिद लिखिए। तो वाहिद का मतलब क्या होता है? उन्हें सिंगुलर करना है। तो ये देखिए ये सब आपके जो हैं किताब से ही लिए गए हैं। ठीक है। ये अदद हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा। अब आप लोग मैच कर लीजिए कि आप लोग ऐसे ही करके आए हैं या नहीं। ये कुतुब है, ये किताब हो जाएगा। ठीक है। ये आपका अखबारात है, ये अखबार हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आपको चारों का जो भी आपने करे हैं आप लोग देख लेंगे इसको। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ इन्होंने कहा था बेसाहब लगाकर 2 अल्फाज बनाइए। तो आप बना सकते हैं बेबस, है ना। आप इसके अलावा लिख सकते हैं बेइज्जत, है ना, बेअदब। तो जो आप चाहें, बेसाबका लगाना है ना, बे आगे लगाना है बस। तो अब आगे लगा के बेअदब, है ना, बेइज्जत, जो भी आपको लगाना है आप लिख सकते हैं। आसान था पेपर बहुत, मुझे नहीं लगता है कि पेपर मुश्किल था, पेपर बहुत इजी आया था। आप लोग मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग के क्या उम्मीद है, कितने मार्क्स आ सकते हैं, कैसा आप लोग ने पेपर किया, अच्छा रहा कैसा रहा, आप लोग मुझे बताएंगे। यहाँ आपको 5th क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको मुज़क्कर लिखने हैं। मुज़क्कर मतलब क्या होता है? जेंट्स वाला वर्जन लिखना है। देखिए रानी, तो रानी का क्या हो जाएगा? राजा। ठीक है। माँ, माँ का क्या हो जाएगा? बाप। बेटी, बेटी का क्या हो जाएगा? बेटा। बे ये और टे और अलिफ, बेटा। बहन का क्या हो जाएगा? भाई। बे और 2 चश्मी है अलिफ, और ऐसे करके ये ऐसे हमजा वाला भाई। है आसान। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ने अच्छे से कर लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एक दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि दर्ज ज़ेर मुहावरों में से 2 को आपको क्या करना है? जुमलों में इस्तेमाल करना है। हथियार डालना यानी हार जाना, है ना। पुलिस को देखकर चोरों ने हथियार डाल दिए, है ना। मैदान छोड़ना यानी कि रज़िया सुल्तान को देखकर लोग मैदान छोड़कर भाग जाते थे, है ना। यहाँ नीचा दिखाना, तो कहते हैं आजकल इंसान एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, है ना। इस तरह से मुंह लटकाना, एक क्वेश्चन पेपर देखकर पढ़ा नहीं था, मुंह लटकाए आ गए, है ना, नहीं समझ में आया, उदास हो गए, सैड हो गए। इस तरह से आप जो मुहावरा बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे मेन चीज़ यही होती है कि मुहावरे का मीनिंग पता होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दरख्वास्त आ चुकी है। आप लोग का कल बहुत कन्फ्यूजन थी कि आएगी नहीं आएगी, सैम्पल पेपर में नहीं थी, सिलेबस में थी। तो मैंने आप लोग से सबसे यही कहा था कि आप लोग दरख्वास्त को पढ़ लेंगे, आ जाएगी तो कर आइएगा, नहीं आएगी तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो इसमें 2 दी गई हैं, एक दरख्वास्त है, दूसरा ख़त है, दोनों में से किसी एक को करना था। 2 दिन की छुट्टी के लिए ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान है, ये 6th और 7th के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ लिखा है 10वीं जमात पास करने की खुशी में दोस्त को ख़त लिखकर मुबारकबाद दीजिए। तो ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था, उम्मीद करती हूँ आप लोग ने कर लिया होगा।
अब अगर हम बात करें मज़मून में, तो मज़मून किसी एक पर ही लिखना था। बताइए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। यौम जमहूरिया, पसंदीदा शख्सियत, स्कूल पिकनिक, खेल कूद के फ़ायदे, बढ़ती हुई आबादी के नुकसानात। सारे टॉपिक बहुत इजी हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग कर ही आए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ आपको ना क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को करना था। नज़्म पहाड़ और गिलहरी का मरकज़ी ख़याल लिखना था कि भाई नज़्म जो है पहाड़ और गिलहरी किसने लिखी, पूरा एग्जैक्टली लिखना होता है। मतलब इसका आंसर आपको ऐसे करना होता है कि सबसे पहले आपको बताना होता है कि भाई नज़्म पहाड़ और गिलहरी है किसकी, तो आप लिखेंगे कि भाई इसके शायर जो है अल्लामा इक़बाल हैं। फिर आपको इसका मरकज़ी ख़याल बयान करना होता है कि भाई इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहानी क्या है, इस कहानी को बयान करने का मकसद क्या है ना। तो इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमें कभी भी किसी को हक़ीर, जलील, कमतर नहीं समझना चाहिए। इसमें क्या करता है, पहाड़ गिलहरी को कमतर ही तो समझता है कि अरे जा तू इतनी सी है, क्या कर लेगी, है ना, तेरे बस में कुछ नहीं है, मैं देखो कितना बड़ा हूँ, यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ हूँ, आसमान तक हूँ मैं, है ना। लेकिन फिर गिलहरी क्या कहती है कि तुम हो लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं सकते, तुम हो लेकिन तुम ये जो नट्स हैं इसको तोड़ नहीं सकते, मैं ये सब काम कर सकती हूँ, है ना। तो इसका मरकज़ी ख़याल क्या था कि हमें कभी भी किसी को हक़ीर, ज़लील, अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप या तो ये करते या आपको ये वाला करना था। तो इसमें आपको क्या लिखा था, मज़मून रज़िया सुल्तान का खुलासा लिखिए। तो यानी जो रज़िया सुल्तान की स्टोरी थी, अब जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल से पढ़ाई की होगी स्टार्टिंग से, जिन्होंने भी वीडियो सारी देखी होंगी, तो वो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्टली मैंने नज़्म का मरकज़ी ख़याल आप लोगों को अपने वीडियो में बताया है कि नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। अगर आपने वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको रज़िया सुल्तान वाली जो स्टोरी थी उसका खुलासा करना था कि भाई किस तरह से इल्तुतमिश ने अपनी वसीयत में सब कुछ अपनी बेटी के नाम रज़िया सुल्तान के नाम लिखा, कितने बरस उसने हुकूमत करी, फिर किससे उसकी शादी हुई, फिर किस तरह से लोगों ने उसके साथ बगावत करी, गद्दारी करी और किस तरह से आखिर में उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये पूरी कहानी आपको अपने लफ्ज़ों में लिखनी होती है, इसको ही खुलासा कहा जाता है। ठीक है, अब हम लास्ट सेक्शन यानी सेक्शन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, तो ये आप सेक्शन नंबर 13 कह रही हूँ, सी पे आते हैं, जिसमें आपके 12 नंबर का है ये, और ये हिस्सा जी में। ठीक है, इसमें हिदायत आपको दी गई है कि दर्जा झेल में से सिर्फ आपको 6 सवालात के जवाब लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर सवाल 2-2 नंबर के थे, तो आपको 6 सवाल के जवाब लिखने हैं। पहला यहाँ सवाल दिया गया इंटरनेट के काम करने का तरीका लिखिए, कैसे किस तरह से इंटरनेट काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोग को समझा दिया था। ब्रेल लिपि की जो ब्रेल है उसकी इजाद किसने की थी, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था, लुई ब्रेल ने की थी, है ना। इसके बाद लिखा है पहाड़ ने अपनी बड़ाई किन अल्फाज में बयान की, ये भी मैंने आप लोग को समझाया था कि पहाड़ अपनी बड़ाई करते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत लंबा हूँ, आसमान तक है मेरी चोटी, तू मेरे आगे कुछ नहीं है ना। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है रज़िया सुल्तान कौन थी, ये तो बहुत बेसिक सवाल है, तो आप लिखेंगे दिल्ली सल्तनत की मलिका थी और पहली मतलब मलिका थी, ये लेडीज़ में फर्स्ट थी, है ना, इनसे पहले कभी कोई शहज़ादी नहीं बनी। आगे लिखा है काठ का घोड़ा किसको और क्यों कहा गया है, तो आप बता सकते हैं कि किसको कहा गया। इसके जो हीरो है उसका नाम मेरे भी जहन में नहीं आ रहा है, खैर आप लिख सकते हैं कि भाई उसको कहा गया जो इसका था, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोक धरती की बाँझ होती है, इस मिसरे का क्या मतलब है। तो ये आपको पता है ना, जो आपकी नज़्म थी जंग वाली, जिसमें कहते हैं जंग चाहे मशरिक़ में हो या मगरिब में, है ना, कोक धरती की बाँझ होती है, यानी इसका मतलब क्या है कि लड़ाई जब होती है तो धरती ही आपकी बर्बाद होती है, उस पर बम बारूद ये सब चीज़ें गिरती हैं, तो जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है ना, इसलिए ये कहा गया इसको। और दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पे बयान की गई थी कि जो इंसान है वो सब मरते हैं, है ना, हर तरफ वीरानी आ जाती है, ज़मीन बर्बाद हो जाती है, ये सारे इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है अवंती की हाजिर जवाबी के मुतालिक कोई एक वाक़या लिखिए। तो अवंती के हाजिर जवाबी के मुतालिक आप जो हमने पढ़े थे, बहुत सारे हम लोग ने वाक़ये पढ़े थे कि भाई किस तरह से 3 लोग आते हैं, वो उनका सवाल का जवाब देता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे हमने उसमें पढ़े थे, कोई भी एक वाक़या आप लिख देते।
है ना, कि भाई बताओ ज़मीन का सेंटर कहाँ है, मरकज़ कहाँ है। तो उसने कहा था कि जहाँ मेरा गधा खड़ा है वहीं उसका मरकज़ है ना। तो इस तरह से कोई भी आप उसके हाजिर जवाबी का लिख सकते थे। अब यहाँ लिखा हुआ है ड्रामा कारतूस किसने लिखा है। तो अब ड्रामा जो कारतूस था उसके कौन थे राइटर। तो आपको पता है कि भाई इसके जो ड्रामा निगार हैं वो कौन है, हबीब तनवीर हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते थे कि भाई इसके ड्रामा निगार हबीब तनवीर हैं। यहाँ लिखा है नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों के ज़रिए क्या पैगाम दिया गया है। तो ये लास्ट आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 22 कदम बढ़ाओ दोस्तों, जिसके लिए मैंने बताया था कि भाई इसका क्या मतलब है कि भाई आप लोग आगे बढ़ें, है ना, आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, मशक्क़त करते रहें। ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है रतन सिंह किस साल में पैदा हुए। ठीक है। तो अब रतन सिंह किस साल में पैदा हुए, ये मैंने कहा था कि डेट वगैरह के क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो ये देखिए एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया। वैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं भी करते हैं तो बाकी क्वेश्चन वही थे जो आप लोग आसानी से कर सकते थे। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर भी देखते हैं। तो देखिए कांट का जो घोड़ा है ना, ये रतन सिंह ने लिखा है, जो कि 1927 में पैदा हुए थे, है ना। तो यहाँ लिखा है ना रतन सिंह किस सन में पैदा हुए थे, तो आप लिख सकते हैं 1927 में पैदा हुए थे। ठीक है। और जो ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना कोक धरती की बांझ होती है, ये ए शरीफ इंसानों जो आपकी नज़्म है उससे लिया गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। इसे देखिए 8 पेजेस का था, हमने इसे डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगी आंसर देने की कोशिश करूंगी। बाकी आप लोग ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को अंदाज़ा हो सके कि वो कैसा पेपर करके आए हैं और उनके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 11th क्लास के लिए भी उर्दू के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। 11th 12th की उर्दू भी आपको मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी, इस टाइप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अगर आप 11th क्लास में भी उर्दू वगैरह लेना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, प्लेलिस्ट अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।